हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। देखिए, डिफिनीशन से समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट क्या होता है, कहीं ना कहीं कलेक्शन होता है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। और जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे आप लोग कई लोगों को देखे होंगे कि कोई किसी चीज का कलेक्शन करता है, कोई बाइक का कलेक्शन करता है, तो कोई घरों को बना के कलेक्शन करता है, तो कोई स्टाम्प पेपर का। देखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टाम्प पेपर को ज्यादा कलेक्शन करने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। आइए इस फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। देखिए, ये सेट हुआ। सेट क्या होता है, कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ में ऑब्जेक्ट क्या होंगे, नंबर्स। जितने भी नंबर्स होंगे उन्हीं को मैथ में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें कौन कौन सा सेट है और कौन कौन सा सेट नहीं है। अभी आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है, ये सेट किसको कहते हैं। तो देखिए, 3 बेस्ट टीचर इन कस्या। मान लीजिए मैं कस्या से बिलोंग करता हूं, तो मेरे लिए 3 बेस्ट टीचर इन कस्या में होंगे। आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 बेस्ट टीचर बॉम्बे से होंगे। कोई राजस्थान से बिलोंग करता होगा तो उसके लिए राजस्थान के 3 बेस्ट टीचर होंगे। कोई बिहार से बिलोंग करता है तो उसके लिए बिहार के 3 बेस्ट टीचर होंगे। उसी तरह अलग अलग शहर के बच्चों के लिए अलग अलग बेस्ट टीचर होंगे। यानी कि कहने का मतलब देखिए, 3 बेस्ट टीचर, कहीं ना कहीं ये कलेक्शन है। कलेक्शन है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बेस्ट टीचर। यहां तक तो क्लियर है, यानी कि ये 2 नियम लागू हो रहा है। लेकिन हमको देखना है वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि 3 बेस्ट टीचर अलग अलग शहर में अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होंगे। तो ये सबके लिए एक समान नहीं है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट आपका नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 काइंड पीपल इन कुशीनगर। फिर वही बात, मान लीजिए मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूं तो मेरे लिए 5 काइंड पीपल इन कुशीनगर में होंगे ऑब्वियसली। और मान लीजिए कोई दिल्ली से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 दयालु टीचर उसके लिए दिल्ली में होंगे। उसी तरह कोई लखनऊ से बिलोंग करता है तो उसके लिए लखनऊ से होंगे। कोई आसाम से बिलोंग करता है तो उसके लिए आसाम से होंगे। कोई अमेरिका से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 काइंड पीपल अमेरिका में होंगे। तो ये भी क्या है, ये सबके लिए कॉमन नहीं है, एक समान नहीं है। तो ये क्या हुआ कि नॉट क्या हुआ, वेल डिफाइंड होगा। यानी कि ये जो एग्जांपल है सेट नहीं कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यदि मैं आपसे पूछूं, आप मैथ पढ़ते होंगे, आप बॉम्बे से होंगे, आप दिल्ली से होंगे, आप लखनऊ से होंगे, चाहे आप बिहार से क्यों ना होंगे, या आसाम से होंगे, या आप अमेरिका से क्यों ना होंगे। तो यदि आप मैथ पढ़ते हैं, आपको मैथ के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं आपसे पूछूं कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपका कहीं ना कहीं आंसर यही होगा 1 3 5 7 9। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और हमको कितना 10 से कम, तो 1 से स्टार्ट होते हैं ऑड नंबर, 3 5 7 9। तो ये क्या हुआ, ये सबके लिए कॉमन है और ये सबके लिए समान है। आप कि मैं भारत में किसी भी राज्य में चला जाऊं, यदि उन बच्चों को मैथमेटिक्स में नॉलेज होगा तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो सबका आंसर हो रहेगा। चाहे मैं अमेरिका में ही चले जाऊं तो अमेरिका के भी बच्चों को यदि मैथ आता होगा तो उनसे भी मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो जो भारत के अंदर बच्चे जो अलग अलग राज्य से हैं, केरला हुआ, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, लखनऊ हो गया, वही आंसर अमेरिका के बच्चे भी बताएंगे। यानी कि ये ओवरऑल सबके लिए क्या है, कॉमन है। यानी कि ये क्वेश्चन कॉमन है और आंसर भी कॉमन आएंगे, सबके एक जैसे आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेल डिफाइंड हुआ। और वेल डिफाइंड हुआ तो कहीं ना कहीं सेट हो गया। क्योंकि देखिए, इसमें कलेक्शन तो बन रहा है, 1 से अधिक इसमें आपको एलिमेंट दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, नेचुरल नंबर लेस देन 10, और वेल डिफाइंड भी हो गया क्योंकि सबके लिए कॉमन है। नेक्स्ट
क्वेश्चन देख लेते हैं, द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। फिर वही बात, मान लीजिए हम आपसे पूछूं, आपको इंग्लिश की भी जानकारी हो, आप इंग्लिश पढ़े होंगे, तो आप अमेरिका से हो, लंदन से हो, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश अल्फा वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपका आंसर यही होगा कि ए ई आई ओ यू, यानी कि ये भी सबके लिए कॉमन हो गया। आप कुशीनगर से हो, आप कसिया से हो, आप गौतम बुद्ध के नगरी से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, आप केरला से हो, तो आपका भी आंसर यही आएगा कि ए ई आई ओ यू, यानी कि ये भी ओवरऑल सबके लिए क्या है, कॉमन आंसर है, सबके लिए समान है। तो ये भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड हुआ। और कहीं ना कहीं मोर देन टू इसमें एलिमेंट है, तो कलेक्शन हुआ किस चीज का, इंग्लिश वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट का, यानी कि ये रूल तीनों अप्लाई हुआ, तो ओवरऑल हम लोग का क्या बन गया, सेट बन गया। आई होप आपको समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर इसी से रिलेटेड और भी टर्म्स को समझते हैं, इसी सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो देखिए क्या है, द नेम ऑफ द सेट एज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसी भी कैपिटल लेटर की आवश्यकता जरूर होती है, यानी कि जो सेट होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए, ये क्या है, कैपिटल लेटर है, यानी कि सेट को दिख रहा है। ए मतलब क्या है, सेट के जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, ए। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं कि सेट इक्वल टू ए, बना दिया कर्ली ब्रैकेट 1 2 3। उसी तरह इसी सेट को मैं हटाकर ए से रिप्रेजेंट करा रहा हूं, इक्वल टू, ये देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये सेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जितने भी नंबर होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। तो ओवरऑल जो पहला पॉइंट है, ये हमको यही बता रहा है कि जो सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए है, कैपिटल लेटर है, इसको मैंने, ये सेट है, इसको मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, द ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट आर आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट और मेंबर ऑफ सेट। ओवरऑल इसका भी कहने का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है इनसाइड अ सेट, यानी कि इस सेट के अंदर, देखिए ये ए से मैंने तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, पहला नियम। दूसरा ये कह रहा है कि ये सेट है, जो मैंने ये कर्ली ब्रैकेट बनाया, ये पूरा एक सेट है, तो कह रहा है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं या मेंबर ऑफ सेट कहते हैं। यानी कि ये 1 2 3 4 इसका नाम है, तो इसका नाम क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि किसी भी सेट का क्या है, एलिमेंट है, या इसको हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं मेंबर ऑफ सेट। कहीं ना कहीं ये सेट का ही सदस्य है। तो पहला हम लोगों ने क्या समझा कि हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या समझा कि जितने भी सेट के अंदर नंबर देखे जाते हैं उनको एलिमेंट ऑफ सेट कहा जाता है या मेंबर ऑफ सेट कहा जाता है। अब थर्ड देख लेते हैं पॉइंट क्या कह रहा है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। अब कह रहा है कि जो सेट के अंदर नंबर है उसको तो एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं, तो उसी एलिमेंट ऑफ सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से। जैसे एग्जांपल्स में ए बी सी, जिस तरह हम उस सेट को हमें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरह सेट के अंदर जो नंबर पाए जाते हैं उनको एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। उन्हीं एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये क्या हुआ, हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करता है 1 2 3। जो 1 है तो मुझको 1 को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, a इक्वल टू 1, यानी कि स्मॉल लेटर से। कहीं ना कहीं ये a एलिमेंट है किसका, इस सेट का, a इसका एलिमेंट है सेट a का। तो ओवरऑल को समझ आएगा, हम लोग 3 पॉइंट पढ़ लिए कि हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम लोग ने पढ़ा कि सेट के अंदर जितने भी नंबर पाए जाते हैं उनको एलिमेंट ऑफ सेट या मेंबर ऑफ सेट बोला जाता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो एलिमेंट ऑफ सेट होता है या मेंबर ऑफ सेट होता है, इसको भी रिप्रेजेंट करना रहता है, तो किससे करते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर से। अब हम लोग नेक्स्ट और भी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे अगले स्लाइड। देखिए मैथ के अंदर कुछ
स्टैंडर्ड सेट होता है जो कि क्वेश्चन में, एग्जांपल्स में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस स्टैंडर्ड सेट को जो इसी मैथ में आपको देखने को मिलेगा, जो पहला है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी सेट होते हैं नेचुरल नंबर को, उसको n से डिनोट करते हैं। उसी तरह द सेट ऑफ ऑल होल नंबर w से डिनोट किया जाता है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, उसके साथ साथ एक न्यूट्रल नंबर होता है जिसको जीरो कहते हैं, उसको z से डिनोट किया जाता है। उसी तरह द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर q से डिनोट किया जाता है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r से डिनोट किया जाता है। तो ओवरऑल हम लोग समझ लिए कि नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, उसके बाद से रेशनल नंबर को हम लोग q से, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं। आप हमेशा इसको याद किए रहेगा और अपने माइंड में इसको सेट किए रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लगाएंगे तो इसी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में इजी तरीके से आपको क्वेश्चन करना भी आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एप्सिलॉन क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जो फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि इफ A इज एलिमेंट ऑफ अ सेट, A है उसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल a है। तो हमको कहना रहेगा तो कैसे कहेंगे, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि एक सेट है, जैसे कि ये सेट हो गया, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं 1 2 3। तो यदि हमको बताना रहेगा कि ये 1 है, इस सेट का एलिमेंट है, तो कैसे बताएंगे, तो हम बोलेंगे कि A बिलोंग्स टू A, यानी कि इस तरह नहीं बोलेंगे A स्मॉल लेटर बिलोंग्स टू A, नहीं, हमको ऐसे बोलना है कि A बिलोंग्स टू A, यानी कि जो स्मॉल a है, मतलब जो पहले A बोला जाता है, इसको समझ लिया जाता है कि वो क्या है, एलिमेंट है। जो लास्ट में A होता है वो समझ लिया जाता है कि कैपिटल लेटर, यानी कि उस सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह देखिए जो ये सेट है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इंग्लिश में नहीं, ऑब्वियसली ये ग्रीक वर्ड है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। हमेशा सेट को इस तरह रिप्रेजेंट इसी सिंबल से किया जाता है। देखिए A बिलोंग्स टू A, ये तो हमारा बोलने का तरीका हुआ। कैन बी रिटेन है, यदि हमको लिखना है, मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लिखना ही ना पड़ेगा, बोलना तो नहीं पड़ेगा। यदि कोई पूछेगा तब तो बोलना पड़ेगा, लेकिन यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है, यदि हमको अपने कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A, यानी कि जो स्मॉल छोटा ए होता है, यानी कि वो सेट का जो एलिमेंट होता है उसको पहले लिखेंगे, फिर ये क्या बनाएंगे, सेट का सिंबल बनाएंगे, फिर कैपिटल है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है ये सेट का एलिमेंट है, जो पहले वाला ए है ये एलिमेंट है किसका, सेट का। सेट कौन सी है, सेट ए है। उसी तरह देखिए इफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, सपोज इट मानिए कि एक सेट A है, उसके अंदर B कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है, यानी कि उस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि B है, तो हमको उसको कहना रहेगा तो कैसे कहेंगे, बोलना रहेगा तो A डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि जो B है तो B डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि जो स्मॉल b है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि ये सेट A का एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे, B डज नॉट बिलोंग्स टू A। यदि रिटेन हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे कि B क्या करेंगे, एप्सिलॉन का साइन बनाएंगे, उसके बाद से क्रॉस। जिस तरह हमको लिखना रहता है इक्वल टू, फिर लिखना रहता है नॉट इक्वल टू, तो ऐसे क्रॉस मार देते हैं। उसी तरह एप्सिलॉन का साइन बना के ऐसे क्रॉस मार देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि B जो है इस सेट A का एलिमेंट नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ओवरऑल इसकी एग्जांपल्स को और क्या बोलते हैं एक्सरसाइज को और सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म। इन दोनों फॉर्म को, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।